सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। शायद आ चुके हैं लोग, और आप लोग भी सभी आ जाइए ऑनलाइन। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस की जो मैंने कलेक्ट किए हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे एग्जामिनेशन में। वही थीम लेकर के चल रहा हूँ डेली हमारी। अब जब तक एग्जाम नहीं, कब एग्जाम है मनोज, अनमोल के एडमिट कार्ड में आप लोगों की डेट क्या आई है? कोई डेट आई है अनमोल, रश्मि? क्या एडमिट कार्ड? हाँ जी सर, हो गया सर, हो गया सर, अब हो गया। हाँ चल गया, ठीक है सर। कोई एडमिट कार्ड बाकी लोगों के डाउनलोड हुए हैं? अभी नहीं आई है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम तो वही बताया गया, तो इसलिए उम्मीद भी है कि डेट आएगी। पहले हाँ टीजीटी होगा, तो टीजीटी का तो खैर आ ही गया है। टीजीटी का रश्मि पंकज भरा था फॉर्म आपने? रश्मि जी आपने फॉर्म भरा था टीजीटी का? मनोज टीजीटी की डेट क्या आई है? चलिए आने दीजिए, जब भी आएगी। फिलहाल 12, चलिए ठीक, रश्मि जी 12 आई है, कोई दिक्कत नहीं। टीजीटी 12 आई है तो उम्मीद है कि उसकी भी 16 के आसपास, 16, 17, 18 यही आएंगी डेट, जहां तक मेरा अनुमान है। 16 ही होगी जहां तक याद है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम आपके सामने एक शीट, पहले तो मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि आखिरकार आपको करना क्या है। पहले तो आपको कुछ रिमाइंड करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज आज थोड़ा सा स्पीड रहेगी, और कल मैं सोच रहा हूँ कि समय थोड़ा पीछे की तरफ ले आऊँ, 8 बजे से ले आऊँ तो समय ज़्यादा दे पाऊंगा, क्योंकि नाइट में बहुत सारे लोग थक भी जाते हैं। ये बताइए, तो अगर 16 दिन आप बलिदान करना चाहें मेरे साथ में, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय अगर दिन में ले लूं, हल्का सा। दिन का मतलब है कि वही इवनिंग टाइम पे ले लूं, जैसे 8 बजे से कर दूं, ज़्यादा नाइट ना होने पाए। तो उसमें ये रहेगा कि आप लोग समय, ऐसे क्या होता है थकान आपको, जैसे मैं 11 बजे तक भी खींचूंगा क्लास, तब भी आपको ये लगेगा कि यार थकान हो जा रही, बस यही बात है और कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप तैयार होंगे तो मैं रेडी हो जाऊंगा। तो 1 घंटा पीछे करूंगा तो नाइट में आपको अपनी सेल्फ स्टडी का समय मिल जाएगा, अपनी सेल्फ स्टडी का समय मिल जाएगा, है ना? जैसे मैं 9 से 11 करूंगा तो आप रात में नहीं पढ़ पाएंगे, ऑटोमेटिकली सो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इधर ले आऊंगा टाइम, 1 आध घंटे कर दूंगा, 1 घंटे कर दूंगा, 8 बजे से कर दूंगा, तो अगर 10 बजे तक भी मैंने लिया तब भी आप फुर्सत में रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो 1 घंटा थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो समय आप आराम से रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, इसलिए कि आप अपने आप को भी समय दे पाएंगे। अन्यथा नाइट में लगता है, हर इंसान चाहता है मैं नाइट में सेल्फ स्टडी करूं, नाइट में सेल्फ स्टडी का मन सभी का होता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको नाइट में सेल्फ स्टडी का समय दे पाऊं, इसलिए चाह रहा हूं, और कोई बात नहीं, ठीक है ना? मुझे यही उचित लग रहा है। मैं कल से हो सकता है आपको समय 8 बजे दे दूं, और आप, उम्मीद है मैं मैसेज डाल दूंगा 8 बजे ही हम लोग रखेंगे, जिससे कि हम थोड़ा समय आपको दे पाए,
ठीक, चलिए सपना कोई बात नहीं, इतना ही बता रहा हूँ कि समय 1 घंटा पीछे लाने के मूड में इसलिए हूँ कि आप नाइट में 1 2 3 घंटे अपने आप भी पढ़ पाए, और कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो हैं, अभी मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन में हम लोग एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं कि हमने जो सिलेबस किए हैं वो आखिरकार सिलेबस क्या है, वो मैं नज़र आपको डालवाना चाहता हूँ एक बार दोबारा। ठीक है ना, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। केबीएस का जो सिलेबस है वो आपको दिखा दूँ, पहले एक बार नज़र डलवा दूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। केबीएस सिलेबस, एक बार ढूंढ लूँ बस, अभी अभी बस आज थोड़ा सा दीजिए मुझे समय, मैं काम करता हूँ आपका पूरा। बस 1 मिनट का और समय दें आप, मैं सिलेबस अपलोड कर लूँ। हाँ ठीक है, देखिए मैंने इस समय सिलेबस आपको अपलोड किया हुआ है। सपना मैराथन में लड़ाई तो होगी नहीं, सपना मैराथन में लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन ये तय है। चलो सपना देखो, मैराथन में लड़ाई नहीं होगी। मैराथन में जो है, मैं आपने स्क्रीन मैंने आपको शेयर की है, स्क्रीन शायद शेयर हो चुकी होगी जहाँ तक मुझे अनुमान है, चेक करिए। देखिए ये वो सिलेबस है जो एक्चुअल में वेबसाइट पर था। किसकी वेबसाइट पर था कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे दिया था, वो एक्चुअल सिलेबस डाला है मैंने ये, जिससे कि आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, तो आप तक ये सब सिलेबस पहुंच चुका है। बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने सभी को धीरे धीरे रिवाइज कराया है। और अब मैं चाहता हूं कि आज मैं सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करूं। देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन अब कराने का शायद मतलब नहीं बचा है। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हुई? स्क्रीन आप तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची? ठीक है, अभी चेक कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। आज कुछ नेट में मुझे लगता है ऐप उतना सेट नहीं चल रहा है, लग रहा है फर्स्ट डे जो है उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। एक बार मैं लॉग आउट करूंगा, और लॉग आउट करने के बाद दोबारा जोड़ूंगा अपने आप को। कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए आप लोग मुझे। आज आज लग रहा है कुछ दिक्कत है, रिप्रेजेंटेशन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। मैं सिलेबस हालांकि शो कर रहा हूँ, स्क्रीन शो कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन आप तक नहीं जा रही। मंजीत कुमार जी गुड इवनिंग, वेट करिए थोड़ा सा,
देखता हूँ स्क्रीन शेयर होती है नहीं होती है। एक बार मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, वेट करिए, ठीक है। चलिए ठीक है सर, देखिए सिलेबस शायद आ गया है अब आपकी स्क्रीन पर। अब आप चेक करिए। चेक करिए अब आप लोग। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा था कि ये मैंने जो टॉपिक्स किए हुए हैं, इन टॉपिक्स को आपको एक बार चैप्टर वाइज रिवाइज करना चाहिए। यानी रिवाइज का मतलब है ये आप अपने आप करिए। अगर मैं रिवीजन कराऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा कि चैप्टर वाइज ही हो पाएगा। मात्र हमारे पास 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में अगर मैं रिवीजन कराने बैठ गया तो चैप्टर वाइज होगा, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा और हम वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि मिक्स क्वेश्चन की सीट अब हम आपके सामने रखें और वो मिक्स क्वेश्चन की सीट हम आपको डेली करवाएं। बाकी आप पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस करते रहिए, आपका एकदम बढ़िया सा सिस्टम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें किसी चैप्टर में आपको डाउट, कोई कंफ्यूजन, मैंने लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए हैं। इसमें से कोई एक चैप्टर जो आपको पर्टिकुलरली डिस्कशन करना हो वो आप मुझे बता दीजिए कि सर ये चैप्टर मुझे दोबारा डिस्कशन करना है, तो मैं उसके लिए समय आपको पर्टिकुलर दे दूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन किए हैं वो टॉपिक ऑटोमेटिकली मैक्सिमम है। और उनमें जैसे ये मैंने टॉपिक अगर एक आध कोई मिस कर गया हो, जैसे डीएफ ब्लॉक मैंने ले लिया, कोऑर्डिनेशन मैंने ले लिया है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन ये मैंने अभी एरोमेटिक वाले सब आपको डिस्कशन कर ही दिए हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पूरा टॉपिक आपसे डिस्कशन किया हुआ है मैंने। इसी के बाद आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, कार्बोहाइड्रेट मैंने कल ही किया, एमीन्स भी किए जिसमें प्रोटीन, वाइटामिन, डीएनए, आरएनए की भी आपसे बात कर ली थी मैंने, है ना। ये सभी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कशन किए, कोई टॉपिक आपको छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि सर ये टॉपिक और डिस्कशन करना चाहिए तो फिर उसके लिए मैं रेडी हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है मर्दन सिंह जी, रेडॉक्स रिएक्शन की आपकी बात सत्य है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में जो टॉपिक है, देखिए ये हमारा सिलेबस है आपके सामने, इसमें एक टॉपिक जो मर्दन सिंह जी ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला बता रहे हैं, ये वाला, है ना। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट पे मुझे लगता है इसके अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मर्दन सिंह जी, एज कंपेयर टू इसको पढ़ाने से। जैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, चलिए आपका टॉपिक यहीं से उठाता हूं और यहीं से शुरू कर देता हूं अपनी कहानी, यहीं से शुरू कर देता हूं अपनी कहानी। और कहानी क्या है देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं आपसे कहूं सिंपली, अगर मैं आपसे कहूं सिंपली कि भैया आज मैं थोड़ी देर आपसे इस पर भी टॉपिक पे भी बात कर लेता हूं, चलिए सबसे पहले मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में ये कहता हूं कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहीं पर क्वेश्चन बनाकर के ही आपके सामने रखता हूं। कैलकुलेट द कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यही क्वेश्चन आने की संभावना भी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड अंडरलाइंड एलिमेंट्स। मर्दन सिंह जी क्वेश्चन आएगा, मेरा वादा है आपसे, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस पे बेस क्वेश्चन आपको मिलना तय है। इनमें से ऑक्सीडेशन नंबर जिसको अंडरलाइन करूंगा वो आपको बताने पड़ेंगे।
जैसे मैंने लिखा CrO5 में मैंने Cr को अंडरलाइन कर दिया। बी मैंने लिख दिया H2SO5, मैंने यहाँ S को अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से मैंने लिखा H2S2O8, मैंने यहाँ फिर से S को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल सा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में आपको पता होगा, CaOCl2, इसको अंडरलाइन कर दिया है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया HNO3, N को अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से मैंने लिखा FeCN6, FeCN6, इसके ऊपर लगा दिया मैंने 2 नेगेटिव, इसको Fe को अंडरलाइन कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर सभी का निकालना है। इसी तरीके से मैंने लिखा Pb3O4 में Pb को अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से मैंने Fe3O4 में Fe को अंडरलाइन कर दिया। तो सिंपल से मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने निकाल लिए तो फिर 100% मैं कंफर्म हो जाऊंगा मर्दन सिंह जी कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल देंगे। पहला जवाब हमें देंगी लीना बंसल जी। लीना बंसल जी ये बताइए कि CrO5 में ऑक्सीडेशन नंबर Cr का कितना आएगा, बताएं। ए वाले का ऑप्शन Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, मर्दन जी बताइए, लीना जी बताइए। लीना जी CrO5 का Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए बस। पैराडॉक्स का मीनिंग मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप जो लिख रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज जम के होगी पढ़ाई, +6 आएगा। वेरी गुड, नाइस। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बटरफ्लाई की समझ पाते हैं कि बटरफ्लाई कैसी होती है, तो उड़ती हुई तितली में बना दे रहा हूं, देखो ये होती है ना। यहाँ 10 नहीं आएगा, सपना ध्यान दो, यहाँ प्लस का 6 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाले ऑक्सीजन -1 वाले हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये परऑक्साइड होते हैं। जब ये परऑक्साइड होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और इसकी -2 होगी। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर में CrO5 में Cr तो X हो गया और 5 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, जबकि एक ऑक्सीजन जो है वो -2 वाला है। तो ये हमारे पास X -4 -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6 आ जा रहा है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आएगा। अगर इसमें निकालते हैं H2SO5 में, तो H2SO5 का स्ट्रक्चर भी भैया हमें पता रहना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने H2SO5 का स्ट्रक्चर ये बना दिया, H2SO5 ये बन गया। देखो 1 2 एक वो इधर और लगाना था, एक वो इधर और लगाना है, लगा देता हूँ। तो यहाँ हो गया आपका H2SO5, ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी +6 ही आएगा। कारण आपको बता देता हूँ, ये -2 वाला ऑक्सीजन है, ये भी -2 वाला है, ये भी -2 वाला है, लेकिन ये ऑक्सीजन -1 वाला है। तो तात्पर्य कहने का ये हुआ, H2SO5 का जब बनाएंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ H2SO5 में H का कितना है, +1 × 2 हो जाता है। सल्फर का कितना, S हो जाता है, +5 का -2 हो जाता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 10 और यहाँ पर आ गया आपका कुछ छूटा है -1 अच्छा 5 मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पर 5 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी। H2SO5 में S तो H हो गया, +1 × 2 हो गया, +1 × 2 हो गया। और यहाँ पर आपका जो सल्फर है ये X हो गया। और ये ऑक्सीजन 5 है ना, 5 में 2 ऑक्सीजन जो हैं वो -2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। और जबकि बचे हुए 3 ऑक्सीजन जो हैं वो आपके यहाँ पर हो गया, मैंने 2 भी नहीं लिखा है, दिमाग आ गया,
आ गया क्या भाई, प्लस का 2 हो गया, प्लस यहाँ पर x लिखा, फिर मैंने प्लस लिखा, 2 ऑक्सीजन -1 वाले हो गए और 3 ऑक्सीजन जो है वो -2 वाले हो गए, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो अब टोटल आप निकाल दीजिए, यहाँ पर +6 की वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो +6 आ जाएगी। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। 2 जो दो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के बगल वाला -1 है, इसका ये बगल वाला -1 कैसे हो जाएगा जागृति, हाइड्रोजन के बगल वाला भी प्लस माइनस का 2 ही होगा, क्योंकि परऑक्साइड ऑक्सीजन की पहचान होती है कि 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने चाहिए, केवल 2 ही परऑक्साइड है इसमें, ये बात ध्यान दीजिए, है ना। ठीक, वेरी गुड, नाइस। ऐसे इसका जिनके अगर इनके स्ट्रक्चर्स आप जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली बना लेंगे। अब देखिए H2S2O8 को बनाता हूँ, H2S2O8 बनाता हूँ, तो H2S2O8 में भी यही जागृति बात होगी, माइनस ये ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है शायद, ये ऐसे बना दो, यहाँ पर भी ये दो ऑक्सीजन -1 वाले हैं, बाकी ऑक्सीजन -2 वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य -2 है, ये आपका -2 है, ये -2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है। तो टोटल जो है यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि सल्फर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने लिखा H2S2O8। तो तरीका ये होता है, हाइड्रोजन +1 होता है और 2 है, सल्फर को 2x मान लो, प्लस 8 ऑक्सीजन में से आपके 6 ऑक्सीजन -2 वाले हो गए और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हो गए, टोटल पे आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर +2 हो गया, +2x हो गया, माइनस का 12 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ +2x, यहाँ आपका 14 हो गया, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू हो गया 14 - 2, यानी कि ये 12 हो गया, और यहाँ x इज इक्वल टू हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी प्लस का 6 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए, जितने भी मैंने बनाए हैं सब एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक CaOCl2 में Cl का अगर आपने बता दिया तो समझ लूंगा वाकई में आप बहुत मेहनत करते हैं। CaOCl2 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना आएगा, CaOCl2 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना आएगा। +1, स्मिता आंसर आपका सही नहीं है, आंसर पर एक बार और ध्यान दीजिए। देखिए पंकज जी, बताता हूं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप CaOCl2 को ब्रेक कर दो, CaOCl2, तो जब इसे हम तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटता है, Ca डाई पॉजिटिव आयन में टूटता है, एक बनता है OCl नेगेटिव आयन और एक बनता है Cl नेगेटिव आयन। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा यार। यहाँ पर कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 साफ दिखाई दे रही है, इस वाले में क्लोरीन हो जाएगा, आप -2 ऑक्सीजन ले लो, प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और ये इधर वाला आएगा तो +2, मतलब x इज इक्वल टू +1, यानी ये वाला क्लोरीन जो है वो +1 वाला है, जबकि ये वाला क्लोरीन -1 वाला है। तो इसके अंदर 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम +1 वाला है, दूसरा क्लोरीन एटम -1 वाला है। आपने बहुत देर लगा दी, इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी मर्दन सिंह जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि आपको जानकारी है, सबसे अच्छी बात है जानकारी है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बताइए, इसके बाद मैंने लिख रखा है कि HNO3 सब बता देंगे, ये बता दें, ये बताइए G और H, Fe3O4 और Pb3O4, ये हमने लिखा है, एक लिखा है Pb3O4
Pb3O4 और एक लिखा है यहाँ पर Fe3O4। इन दोनों में आयरन की, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों बताइएगा, है ना, दोनों बताइएगा। देखिए इसमें भी आपकी वही कंडीशन है, इसे हम लोग एक तो PbO में, देखो ये Pb2O3 में, देखो ये आपको दिख रहा है Pb2O3 और एक PbO में ब्रेक कर देते हैं, PbO में ब्रेक कर देते हैं, है ना, इसमें कर लीजिए, ये तरीका है। या फिर एक ऑप्शन ये भी, अगर ये ऑप्शन पेपर में नहीं आया तो ये भी आ सकता है Pb2O3, तो इसे भी तोड़ लेते हैं, PbO में तोड़ते हैं और साथ में PbO2 में तोड़ते हैं, तो देखो ये आ जाएगा। तो ये अधिकतर आया हुआ है, ये अधिकतर आया, जो ये वाली कंडीशन है वो अधिकतर आई है। तो इस कंडीशन को भी देखते हैं हम लोग। तो ऐसी ये कंडीशन तो बहुत रेयर आती, लेकिन ये कंडीशन बहुत ज़्यादा आती, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें Pb की निकाल ही लोगे, Pb इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ Pb इज इक्वल टू क्या आएगा, Pb प्लस का 4 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। और इसमें अगर Pb3O4 में चले जाओगे तो Pb3O4 को जब ब्रेक करोगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ये Pb ये FeO में टूटेगा और साथ में टूटेगा Fe2O3 में। यहाँ पर आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है, जबकि यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। तो ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, अगर आपने लगा लिया तो मान के चलूंगा कि आपने भरपूर मेहनत की है। तो ये तो कुछ मैंने अलग से, रेडॉक्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कोई सिंपल सी रिएक्शन दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ कि कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वरना बाकी तो आप मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी जाएगी, तो आप फालतू के बैलेंसिंग और इसमें न पढ़िएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर पढ़ लीजिएगा, है ना। एक तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शन वाली सब पढ़ लेना जितनी भी दे रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लीजिएगा, और दूसरी आपको क्या, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। बाई रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। चौधरी जी नमस्कार। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चौधरी जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। कह रहे हैं सर इसमें आंसर क्या देगा, जैसे +2 आ गया +3 आ गया, तो आंसर क्या दोनों दिया है? हाँ दोनों दिया रहेगा, एक आंसर से नहीं कहा, दोनों दिया रहेगा। जी सर, वही तो हम सोच रहे थे, मतलब दोनों, या तो दोनों दे या तो फिर एक देने से काम नहीं, एक नहीं देगा, दोनों आंसर देगा। जैसे ऑप्शन बनाएगा ए में लिख देगा कि +2 +4, बी ऑप्शन में डाल देगा +3 +2, सी ऑप्शन में डाल देगा +2 +3। अब आंसर नंबर ये सेट हो जाएगा, ये नहीं सेट होगा, मतलब लाइन से ही डालेगा वो वैसे। इस तरीका देगा तब हो जाएगा, एक केवल आंसर पे नहीं सेट होगा। नहीं, एक आंसर सेट नहीं होगा ये। जी ओके सर, ठीक। चलिए ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू अब करिएगा आप। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इतने में से क्वेश्चन आना तय है 100%। कहीं जाना नहीं आपको, किधर भी भटकना नहीं है, और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। इसी लाइन को लाइन लेंथ में लाने के लिए मैंने आज आपके सामने KBS प्रैक्टिस के बहुत ही जानदार क्वेश्चन लगाए हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका दिल दिमाग सब फ्रेश हो जाएगा एकदम। लेकिन बनाते समय हमने इसका ख्याल रखा है कि अगर कोई दूसरी PGT के एग्जाम का भी क्वेश्चन इसमें है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ रिमझिम, हाँ बेटा, ठीक हम पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि अब इस सीरीज को मेरे सामने जो आपको दिख रही है, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम बढ़िया दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए, जवाब अब आपको देना, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं समझाऊंगा। अब हमारी लड़ाई और आपकी इसी बात की है कि आप जवाब जब नहीं दे पाएंगे तो मैं समझाऊं, यही मेरी जवाब होनी चाहिए। वरना जवाब अगर मैं देता रहा तो फिर आप जवाब कब देंगे। मैंने तो जवाब दिया था 4-5 साल पहले, और उस जवाब का परिणाम यह है कि अब मेरे लिए ये चीज जो है
बड़ा अच्छी लगती है कि मैंने जवाब दिया तो मुझे ईश्वर ने जवाब दिया कि बेटा तुमने जवाब दिया था तो तुम्हें मैं जवाब दे रहा हूँ। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि भगवान करे आपको भी ईश्वर जल्दी से जल्दी इस परिणाम का जवाब दे दे, है ना? इस उम्मीद से मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए। जी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बोलिए। पेन होगा सर। जी, पेन। एस्प्रिन। टाइप टाइप करिए जी, सीपी सिंह जी टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, सबको मौका मिलेगा। जी ओके सर ठीक। जी, फर्स्ट का डी होगा उमेश पटेल जी, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक, वेरी नाइस। इसमें बना तो लेंगे ही ना, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, अब आप जवाब दे रहे हैं तो मैं भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इसी को दौड़ कहेंगे। दौड़ उसी को कहते हैं जिसमें लोग दौड़ जाएं और कौन आगे निकल जाएगा, उसी को हम लोग एक अच्छी दौड़ बोलते हैं। तो ये कंपाउंड पहली स्टेप में बनेगा। यहाँ पर Na ट्रांसफर हो जाता है, ये आप भी जानते हैं, ऊपर चला जाता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करा लेंगे, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप कराते हैं तो फिर कंपाउंड आपका बन जाता है ये वाला OH यहाँ, और COOH यहाँ, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड को फर्दर आप जब ये कराओगे तो फिर जहाँ पर OH होगा वहीं पर चेंज होता है, OCOCH3 हो जाता है, और यहाँ COOH, जिसे आप लोग एस्प्रिन बोलते हैं। डी ऑप्शन होगा। वेरी गुड। सेकंड वाले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? पानी में सबसे कम कौन घुलता है? तो जवाब ये होना चाहिए जिसमें पोलैरिटी कम होगी, जिसमें पोलैरिटी कम होगी। तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है। सुधीर चौधरी, उमेश पटेल जी, शिवानी जी, लुबना, सभी ने बहुत अच्छा। ये दौड़ में देखें आज आगे कौन निकलता है, इसी लिए इन क्वेश्चंस का नाम रखा जाता है कि मैराथन स्पीड, है ना? लीना, वेरी गुड, नाइस। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, देखें कौन आज लंबी दौड़ लगा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइएगा, थर्ड क्या कह रहा है बताइएगा। थर्ड वाला बताइए, जल्दी से लगा करके बताइए, चाहे वैसे बताइए लेकिन बताइए, थर्ड बताइए। फार्मूला, मैं मदद कर दूं क्या? आउट ऑफ सिलेबस, वेरी गुड। रश्मि पंकज जी, वेरी गुड। लेकिन जो मेरे साथी हैं, चलो अभी अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, सॉलिड स्टेट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ सकते हो। मैंने बोला था कि मैं पेपर इसलिए सेट कर रहा हूँ कि जिससे मुझे सभी भी मदद मिल जाए। आप इसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, चौथे पे आइए, मान ली मैंने बात आपकी। अभी सिलेबस छोड़ते चलिए, चलिए। अब ये तो कहोगे नहीं ये फोर्थ वाला सिलेबस में है ना? ठीक है, इसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पीजीटी को ख्याल में, क्योंकि पेपर मुझे 2 बार ना बनाना पड़े, ये पेपर मैं कहीं और भी यूज कर लूं, इसलिए पूरी भी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो आप भी जान रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए, लीना फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन बताइए। भाई एकदम थक गए क्या हुआ? फोर्थ का ए, रश्मि, बिल्कुल, कि कौन सा पेयर आइसोटोनिक है। देखो ये वाला देख लो, और साथ में अगर आप चाहो तो जैसे कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक। तो पहले तो ये बता दूं कि आइसोटोनिक वो होते हैं जिसकी मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है, ये तो पहले आप जान लो। मोलर कंसंट्रेशन अगर जानना चाहो तो 0.1 ग्लूकोज की, 0.05 MnACl की है। तो इसका मतलब क्या ये दोनों सेम आंसर हैं? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के आंसर अगर आप सेम निकालते हैं, तो आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 2 बने और 2 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.05 इंटू 2, तो ऑटोमेटिकली मोलर कंसंट्रेशन यही बन जाएगी। सर बहुत कंसेप्चुअल है सीरीज ई वाली।
सम नहीं नहीं, अच्छा ये वाली बोल रहे हैं, मैं ई वाली समझ नहीं पा रहा। ठीक है, अच्छी क्या मतलब क्वेश्चंस का आपको पैटर्न ट्रिक ये अच्छी नहीं लगी क्या? बताएं सुधीर जी। कंसेप्चुअल है इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या पेपर नहीं लग रहा है कि मैंने सही सेलेक्ट किया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, इसमें से कौन सा कलर्ड नहीं होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन का सिलेक्शन लिया है ये बहुत सारे मतलब हाँ कंसेप्चुअल है, ये बात ठीक है। मैं थोड़ा सा डाउट ये हुआ कि हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन मैंने वैसे उठा लिए हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इससे मिलेंगे 100%, आपको इस वाली सीरीज से क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैं आपके लिए अलग से लाया हूँ सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, तो अब आपको पहचानना है कलर्ड कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने पड़ेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 का डी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, बिल्कुल 5 का डी नहीं है। 5 का आपको पता है स्कैंडियम, आपको ये भी पता होना चाहिए जिंक, कैडमियम और मरकरी तीन ऐसे हैं जहां पर ध्यान दीजिए। वेरी गुड उमेश पटेल जी। तीन ऐसे हैं जहां सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, ये पता होना चाहिए। ये आप जैसे अभी बोला था सुधीर ने कि ये कंसेप्चुअल है, यहां दिमाग कम लगाइए लेकिन क्वेश्चन की बात को पकड़िए, खट से आंसर मिलेगा। अगर आप इसमें निकालने बैठ जाओगे ना तो आंसर नहीं निकाल पाओगे, टाइम खा जाएगा ये पेपर टाइम खा जाएगा। ये पेपर ट्रिक से चलेगा और वही सॉल्यूशन इसका होगा, है ना। अगर आप यहाँ निकालोगे कि पेयर्ड अनपेयर्ड है तो जिंदगी नरक समझिए आप। अनुसर जो बोलते हैं सच बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, शर्म बोलते समय नहीं लगती है। आज वाली वीडियो आपने मेरी जरूर देखी होगी, लीना आज वाली वीडियो देखी, स्मिता, सपना, जागृति, आज मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की है, शायद आपने देखी होगी। जाग जाइए, अभी भी समय है, ठीक है ना मर्दन सिंह जी। आज आपने मेरी शायद वीडियो नहीं देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। देखिए आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि पी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पी ब्लॉक से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन हमारी नॉलेज में, अब आप ये नहीं कह सकते ये पी ब्लॉक का ही है। अरे भाई हो सकता है किसी से एसिडिक बेसिक करेक्टर से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अब आप मोस्ट एसिडिक की बात कर रहा है, मोस्ट एसिडिक की बात कर रहा है, तो बताएं आप। 6 वाले का जवाब मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। एसिडिक तो ये B2O3 नहीं हो सकता, ठीक, बी ये सही। मर्दन सिंह जी जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, 6 का बी, P2O5 ही एसिडिक नेचर में है। When CO2 is bubbled through a solution of the barium peroxide in water, when CO2 is bubbled through a solution of barium peroxide in water, then कार्बोनिक एसिड बनता है, क्या बनता है पता नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। और when CO2 is bubbled through a solution of barium peroxide, जब बेरियम पेरोक्साइड डालोगे तो पक्का ये पेरोक्साइड ही बनेगा, पेरोक्साइड ही बनेगा, ठीक है। 6 का मनोज थर्ड आ रहा है, 6 का आंसर थर्ड दे रहे हो आप लोग। एसिडिक पूछा है ना, मोस्ट एसिडिक पूछा है, ध्यान दो। Sb2O3 तो कभी भी एसिडिक नहीं होगा यार। 7th पे आइए, 7th का, बहुत सुंदर 7th का क्वेश्चन। सपना 7th का जवाब सी दे रही है, सपना बिटिया रानी तुम आंसर सही देख रही हो। मनोज एसिडिक पूछा है, तो नॉट एसिडिक नहीं एसिडिक पूछा, P2O5 ही होगा मनोज P2O5 ही होगा। When CO2 is bubbled, जब CO2 को परऑक्साइड बेरियम परऑक्साइड में डालेंगे तो फिर जान लो, मैं आपको रिएक्शन लिख करके दिखाता हूं कि क्या बनता है। देखिए यहाँ पर पहले तो CO2 ले लो, इसमें डाल दो BaO2 बेरियम परऑक्साइड डाल दो, थोड़ा सा इसके मुंह में गंगा जल डाल दो। जैसे गंगा जल डालोगे ये अपने आप को परिवर्तित कर देगा BaCO3 में, साथ में निकाल देगा ये H2O2। तो इसका मतलब है आंसर सी आना चाहिए 7th का, है ना उमेश पटेल जी। पेपर अच्छा है या नहीं है यार, थोड़ा बताओ हमें भी। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ सुनना चाह रहा हूँ, मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में दम है या नहीं है। व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी, ये किससे क्वेश्चन है बताओगे? ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज,
अब आपको ये भी बताता चलूंगा कि इसमें 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे भी फंसेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे, मतलब कहने का तात्पर्य ये है ना। ये जी उमेश जी, कुछ कहना कहिए, वर्ड कुछ बोलिए अच्छे से जो वर्ड दूसरों को भी समझ में आए। व्हेन पेपर बहुत अच्छा है सर। पेपर करने में कुछ मजा आ रहा है नहीं, ये बताओ। जी जी, पेपर बहुत उम्मीद अच्छा लग है। रही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में से मिलने की भी उम्मीद, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि मुझे लग रहा है कि इसमें से मिल मिल भी जाएगा। सकते हैं क्वेश्चन, मिलना चाहिए। 100 अगर हाँ जी नहीं मिला 100 तो मान लेना कि इससे मिलता जुलता मिलेगा, है ना। जी जी चलिए जी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। आप ही की मैराथन है, मेरी नहीं। व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, जब ये डिस्चार्ज होती है लेड स्टोरेज बैटरी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो PbSO4 होता है, PbSO4 होता है वो बनता रहता है, मतलब H2SO4 कंज्यूम होता रहेगा। तो 8 का आंसर डी आना चाहिए। वेरी गुड, नाइस मर्दन सिंह जी, बहुत सुंदर। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ये दे रखी, द रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा किस डिपेंड करता है, जो स्टेप स्लो होती है। तो 9th का ऑप्शन ही साफ दिख गया होगा, यहीं से दिमाग में बिठा लीजिए ऑप्शन, 9th का ऑप्शन दिमाग में बिठा लीजिए यहीं पर से। चलिए बताइए, 9th का ऑप्शन दिमाग में बिठा लिया ना ऑप्शन आपने, वहीं पर डिपेंड करेगा जो नीचे ऑक्सीजन और O3 आपस में कंबाइन कर रहे थे, मतलब आंसर नंबर स्लो रेट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो फिर मेरे हिसाब से आंसर नंबर कौन सा होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, पीछे पलट के और दिखा देते हैं आपको। आंसर आप यहां से दिमाग में फीड करिए। देखो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है। स्पीड देखिए, दोबारा दिखा देता हूं आपको, दोबारा दिखा देता हूं। ये फॉर ए केमिकल रिएक्शन ये दे रखी, द रिएक्शन प्रोसीड, ये 2 स्टेप में चल रही है। स्लो स्टेप ये वाली है, स्लो स्टेप ये वाली, तो इसी पे तो डिपेंड होगा रेट, है ना, इस पे। और ऑक्सीजन पे होगा, तो चाहे O लिखो या O2 लिखो, अगर आप इसे जोड़ना भी चाहोगे दोनों इक्वेशन को, मेरे हिसाब से नहीं, 9th का A नहीं, O3 नहीं, ये दोनों पे डिपेंड होगा। स्लोएस्ट स्टेप है ना, तो दोनों पे डिपेंडेंट रहेगा। और ये O नेसेंट नहीं लिखा जाता है, बैलेंसिंग की बात अलग है, अदरवाइज ये हमेशा ऑक्सीजन ही मानी जाती है। तो ये इसी पे दिखाइएगा जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है। तो 9th का ऑप्शन शायद बी सही होना चाहिए इस हिसाब से। देखिए बैलेंसिंग कर लीजिएगा, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आंसर वही आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, करके भी दिखा देता हूं। देखिए क्या होता है, स्लोअर स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाती है, स्लोएस्ट स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाती है। तो इससे आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, और वैल्यू निकाल करके केसी की वैल्यू निकालिए, तो आंसर रेट यही आएगा मेरे हिसाब से। अगर आप न समझ में आए तो मुझे बताइएगा, आंसर लिख करके आपको व्हाट्सएप मार दूंगा। पूनम 9th का फर्स्ट नहीं है, 9th का बी आंसर है, 9th का बी है। उमेश पटेल ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। 10th क्वेश्चन बताइएगा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल प्रोड्यूस द PuCl3 विद PCl5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का है, जबकि पी ब्लॉक के ज्यादा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये सिंपल से क्वेश्चन मुझे जानकारी में रहना चाहिए। अगर आप इसमें इन दोनों को, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल प्रोड्यूस, ये दोनों कंपाउंड कब प्रोड्यूस होंगे। जी लीना बोलो। नमस्ते सर। लीना बोलिए, जी जी बोलिए लीना जी। सर ये बी ऑप्शन में O2 की पावर -1 क्यों लिखा है? हाँ देखिए, ये -1 इसलिए लिखा हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, या साइड में देखिए, ठीक है। हाँ जी। माइक ऑफ करिए, देखिए यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप R इज इक्वल टू K, और ये O आपको ये लगना चाहिए कि आंसर सर ये था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया गया। अगर मैं जो फास्ट रिएक्शन है उसका K निकालता हूँ, तो उसका K आएगा, ये KC मान लो उसे थोड़ी देर के लिए। तो फास्ट रिएक्शन में यही तो था, O2 था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो था, दूसरी तरफ था फास्ट रिएक्शन में
आपका O था और इन दोनों को मिला के बना था O3। देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसका अगर मैं रेट निकालता हूँ, तो रेट फास्ट वाली का जो निकाल रहा हूँ तो रेट इज इक्वल टू हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बन जाएगा आपका O3 इंटू के बन जाएगा, है ना, अपॉन में आ जाएगा आपका O2 आ जाएगा अपॉन में, और ये बन जाएगी वैल्यू, अपॉन में O2 आ गया, इनटू में आ जाएगा, इनटू में अगर आप एक काम ये करिए, रेट में ध्यान दीजिए, अगर इनटू में इसे O3 करा देते हैं, इनटू में अगर इसे O3 करा देते हैं तो फिर आपके सामने KC क्या बन जाएगा, KC इज इक्वल टू बन जाएगा, बताइए KC इज इक्वल टू, अब आपके सामने फिर वही कंडीशन आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, पावर का 2 चला जाएगा, देखिए O3 की पावर हो गई, O3 की पावर हो जाती है आपकी 2, O3 की पावर हो जाती है 2, और रेट ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो ये आपका हो जाएगा O2 की पावर हो जाएगा, क्योंकि O2 की वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 आ जाती है। तो इसका मतलब करना क्या है, हमने ऐसा किया क्यों, मेन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। मैंने ऐसा इसलिए किया कि दो इक्वेशन देने का उनका पर्पज यही कि दोनों को कंपेयर करिए, और दोनों को कंपेयर करके रेट की वैल्यू डाल दीजिए। जब आप रेट की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो केसी आर रेट इज इक्वल टू ये, तो दोनों इधर रखिए उधर रखिए, फिर केसी निकाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आंसर फिर आपका यही आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा किया गया है, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए काम किया है वही चीज, लेकिन इसको कंफ्यूज कर दिया कि दोनों इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए, ये बात है लीना, है ना। ठीक, ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 पे हालांकि अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इसे छोड़ना नहीं चाहिए। कारण ये है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे भी लगे रहें कि हम कोई परीक्षाएं और भी देंगे, ऐसा तो है नहीं यही दे। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम अगर P4O10 को गर्म करते हैं, P4O10 को गर्म करते हैं, और ये कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल प्रोड्यूस POCl3 एंड PCl5, तो 10th वाले में PCl5 प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या डी ऑप्शन आएगा, इसमें डी ऑप्शन आएगा। PCl5 से रिएक्शन कराइए, हाँ तो आ जाएगा POCl3, चाहे इससे कराओ चाहे इससे कराओ चाहे इससे किसी से कराओ, PCl5 की अगर रिएक्शन कराओगे तो पैदा होगा। एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं, मर्दन सिंह जी, अच्छा लगेगा रिएक्शन अगर पता लग जाएंगे तो, जहां तक मुझे अनुमान है। देखिए सबसे पहले मैं करता हूं 2PCl5 प्लस SO2 करता हूं, तो आप बना लेंगे POCl3 बना लेंगे और साथ में बना लेंगे SOCl2। बैलेंसिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा। PCl5 को अगर गंगा जल में घोल लेता हूं, वाटर में घोल लेता हूं, तो भी वही पता है कि POCl3 बनना है, और आपका यहाँ पर क्या बनेगा 2HCl बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आप PCl5 को H2SO4 में घोल लो, H2SO4 में घोल लो आप, तब भी वही पॉसिबिलिटी है। अब तो बना लोगे, समझ गए होगे। तो ये तरीका है इनका, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। जिसने बता दिया समझ लूंगा कि पढ़ाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसने बता दिया समझ लूंगा कि पढ़ाई कर रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स का वैल्यू है, तो स्लोप जो आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, अगर आप मुझे जानकारी दे पाए तो मैं आपको बता देता हूं। 11 का C आएगा। रश्मि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 11 का C आएगा। कैसे आएगा इसका जवाब अब मैं आपको देता हूं। अगर आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन RT आपने पढ़ा होगा, है ना, ये चीज आपने जानी होगी। तो इसी को आप ब्रेक कर लीजिए, 1/T में ले लीजिए, EA अपॉन नेचुरल लॉग के टर्म में जाने दीजिए, तो आप चेंज कर लीजिए। तो ये लॉग के टर्म में जब जाएगा तो ये वैल्यू रह जाएगी माइनस का EA अपॉन 2.303 R। T यहाँ पर हटा दिया गया है। अब T यहाँ पर क्यों हटा दिया, इसके लिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।
11th का थर्ड होगा, बिल्कुल स्लोप है और विद रिस्पेक्ट टू ये 1/t यूज कर लिया गया, तो फिर हम t को यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आंसर सी ही एग्जैक्ट होगा। तो ये बात संजय तनवार जी सभी ने आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, एग्जैक्ट आंसर स्लोप है, ये स्लोप निकाला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या हमारे सिलेबस में है, ये है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सोप। अच्छा ये बायो ये नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द सोप टू इम्पार्ट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, शायद ये सिलेबस में हटा दिया गया, इस बार के लिए हटा हुआ, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। अब अगर चाहो तो आप इसे यूज कर सकते हो, क्वेश्चन 12 तो पता ही रहेगा कि भाई हम लोग जो एडेड टू सोप ऐसी कौन सी, तो अब पता है बिथियोनल मिलाते हैं, बिथियोनल मिलाते हैं इससे शरीर में बदबू ना आए, नहाने के बाद शरीर खुशबू मारने लगे, है ना। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ BrO3 इनटू Br। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यार, छटा हुआ क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। आज 32-30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जानदार कराऊंगा एकदम, मतलब 100 नहीं कराऊंगा, 32 कराऊंगा, लेकिन ये 32 क्वेश्चन आपको 320 की टक्कर देके जाएंगे आज। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ BrO3 इनटू Br नेगेटिव। आंसर 13 का रश्मि पंकज ने दे दिया है सी, तो 13 का आंसर सी है। कारण आपको बता देता हूँ 13 का सी क्यों है, रिएक्शन आपको लिख करके दिखा देता हूँ। BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, ये Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रही है, यहाँ पर -1 रही है। तो कह रहा हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड, तो इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो आपको -1 से +5 तक जाना है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 13 का सी जवाब होना चाहिए, है ना। इसके बाद चले आते हैं द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर द, ये दे रखी है, क्या होगी रिएक्शन कोएफिशिएंट, यानी कि log K वाली। निकालिए सभी लोग, 14 का आंसर निकालिए, 14 का आंसर निकालिए। ये जो फार्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होता है, माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, वही के सी क्यू सी यही पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैलकुलेशन प्रयोग करनी पड़ेगी इसमें, है ना। कैलकुलेशन यानी कि क्यूसी की वैल्यू का मतलब है पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल इतना हिस्सा निकालना है, ये वाला, ये तो छोड़ दीजिए, सब हटा दीजिए। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, Q इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा कंसंट्रेशन में, और नीचे सिल्वर पॉजिटिव आ जाएगा, Ag पॉजिटिव आ जाएगा। ऊपर 0.01 रख दो और नीचे आपका रख देना है 1.25 का, और सिल्वर है 2 लग ही जाएगा आगे, हाँ स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो 0.01 अपॉन 125 का स्क्वायर कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करके आंसर बता दीजिए। इतना ही है, बस इतना ही सॉल्व करना है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है वाले। जी मर्दन सिंह जी बताइए जल्दी से, 0.01 डिवाइडेड बाई 1.25 का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। आंसर बोले जल्दी से फटाफट। लीना बताओ, आंसर बताओ लीना, बोलो जल्दी से। केवल इतना ही सॉल्व करना है जो मैंने लिखा था, डिवाइड करना है 0.01 को 1.25 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, बस वही QC है लास्ट वाला, Q इज इक्वल टू वही 0.01 डिवाइडेड बाई 1.25 का स्क्वायर, यही आंसर आएगा जो भी आए। पता ही मर्दन सिंह जल्दी से, कैलकुलेटर आपके पास ना हो तो यूज कर लो। लीना जी, संजय जी, रश्मि जी, सभी लोग बताएं। 14 का डी आ रहा है, 14 का डी, वेरी गुड, नाइस, यही आ भी रहा है, चेक कर लीजिएगा। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, अरे यार ये क्वेश्चन आ गया समझ लीजिए, 2023 लिखे दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा होगा, तो पहले कौन सा होता है, ट्राइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल, फिर बेंजाइल, फिर आपका इस तरीके से मिथाइल इथाइल टर्सरी 2 डिग्री 3 डिग्री एनाइल चलता रहता है। तो इसमें फिलहाल इन 3 की कंडीशन में तो यही मुझे डाइफिनाइल ही दिख रहा है, तो आंसर नंबर 15 का यही जाना चाहिए, 15 का आंसर यही जाना चाहिए, सी, वेरी गुड मनोज जी,
बहुत शाबाश जागृति, शाबाश, बधाई हो, मिठाई बंटवाना जरूर मोहल्ले में। चलिए, क्वेश्चन एकदम मजेदार है आपके सामने, स्क्रीन बहुत छांट करके लाया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन? सरफेस केमिस्ट्री का हटा दीजिए, इन द साइनेमाइड मेटलर्जी ये भी हटाइए। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पर आ जाइए, 18 पर आ जाइए। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब ये आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और आ सकता है 18वां क्वेश्चन भी आ सकता है जी। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पी एंड क्यू कैन डिस्टिंग्विश्ड बाई, पी और क्यू की एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, बताइए जल्दी से। नहीं के लिए अनुस्वर है, नहीं के लिए अनुस्वर है। 18वां क्वेश्चन बताओ। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो ना, जैसे इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहला वाला कंपाउंड क्या बनेगा? पहला वाला कंपाउंड में इसको हटा दो, यहाँ से इसे हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाएगा, मतलब यहाँ से टूटेगा HOH, एक एसिटिक एसिड और एक ये कंपाउंड बनेगा। यानी कि अब इसको रीअरेंज कर दोगे तो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला तो एसीटोन है ना, और एसीटोन की रिएक्शन, उसके बाद ये क्यू, जो क्यू बना इसकी कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो फिर आपका क्या बनना चाहिए? दिमाग लगाइए 18 वाले में। इसमें तो एसीटोन बनना तय है, क्यू क्या है? कुछ आंसर में फॉल्ट सा दिख रहा है मुझे, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं 18 में। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पी एंड क्यू कैन बी, अच्छा कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, ओ आई सी। तो ये तो बन गया कीटोन, ये तो बन गया कीटोन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या बना? ये फिर एल्डिहाइड बनना चाहिए यार, और एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और किसी से नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ पूरा जादू। थोड़ा सी देर के लिए मेरा भी दिमाग यहाँ पर फिसला, और लेकिन मैंने अपने आप को बैलेंस किया, और बैलेंस करते हुए मैं पूरी बल्लेबाजी कर रहा हूँ आपके साथ में। और आप भी बिल्कुल मेहनत से लगे हुए हैं, अपनी पिच पर उतरे हुए हैं आप लोग, है ना। इसी तरीके से मैदान पे डटे रहिए और अपना जो उत्कृष्ट प्रदर्शन हो वो करिए। देखो ये कंपाउंड बना, यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3। ये अपने आप को ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है कीटो फॉर्म में, तो कंपाउंड यहाँ आएगा O और यहाँ आएगा आपका CH3। ये कहलाता है एसीटोन, ये कंपाउंड हुआ एसीटोन। समझ में आया आपको? नहीं, एसीटोन बन गया, तो मतलब ये हो गया। अब दूसरे वालों के, ये हमारा हो गया कंपाउंड P था, P से हमें एसीटोन मिला। अब Q को ले लेते हैं। Q क्या है? Q है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जब मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, और जब मैं एसिड हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि वही कंडीशन यहाँ पर भी आई, यहीं से टूटेगा, एक आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा, और साथ में वही एक इनॉलिक फॉर्म बनेगा, उसको रीअरेंज कर लीजिएगा। तो इसके केस में फिर आपको CH3 CH2 CHO मिलेगा, मतलब ये मिलेगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CHO, ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। तो दोनों को फेलिंग सॉल्यूशन से हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे, ठीक है ना। कर लोगे, एक वही इनॉल फॉर्म पहले बनेगी इसी की तरह, उसको रीअरेंज करा देना, टाटोमेराइज, तो एल्डिहाइड फॉर्म मिल जाएगी। अगर ना फिर भी ना समझ में आया तो मैं करा के दिखा देता हूँ आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका आ जाएगा OH। अब इसको रीअरेंज करेंगे, स्टेबल नहीं है, तो अब ये H कहाँ पर चला जाएगा? ये आपका H यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आएगा CH3 CH2 CHO मिल जाएगा, सिंपल। कर लेंगे ना। चलिए आ जाइए, क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, रिएजेंट पूछ लिया यार, पढ़ाए थे मैंने रिएजेंट, है ना। क्लीमेंसन में कौन सा होता है मैंने पढ़ाया है, क्लीमेंसन में जिंक मरकरी और HCl होता है। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क है भाई साहब, जिंदगी बन जाएगी क्वेश्चन देख करके। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया हुआ है, ये सब दिया। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब हो पाएगी आपको जवाब देना है।
जवाब आपको बता देना है कि ये कब स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जी बताइए। बहुत ही जानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी वीडियो आपको जो आपके बिल्कुल मतलब ये मान के चलो ये वीडियो 20 बार देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे इससे। जी बताइए 20 में का जवाब देखिए, दीजिए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबका दिया है, इसका 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 ये सब लाइन से दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, है ना। द रिएक्शन ये दे रखी है, विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, कौन क्या हो जाए। तो सिंपल सी बात है, कौन किसको रिप्लेस कर दे। ये इसको रिप्लेस कर रहा है, ये x में खुद कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब x जिसकी वैल्यू माइनस ज़्यादा होनी चाहिए। तो मुझे जो जवाब समझ में हो रहा है, जिसकी ज़्यादा माइनस, जो ज़्यादा वैल्यू जो रिप्लेस कर ले, मतलब ये हुआ कि माइनस वाली वैल्यू यही सबसे ज़्यादा है। नहीं, माइनस की वैल्यू सबसे ज़्यादा यही है, तो ये किसकी, जिंक की वैल्यू है, तो x जो है वो जिंक होना चाहिए। y क्या होना चाहिए, सबसे लो वैल्यू वाला ये हो गया, और ये है निकल, तो आंसर डी आना चाहिए 20 का। रश्मि पंकज जी ए नहीं आना चाहिए। फिर ध्यान दीजिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं सबके, ये माइनस में दिया हुआ है ना, ये सबसे कम। तो ये इसको रिप्लेस कर रहा है ना, ये इसको रिप्लेस तभी कर पाएगा जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी, मतलब वैल्यू लेस होनी चाहिए, और लेस वैल्यू केवल जिंक की दे रखी है। तो आंसर फिर तो डी ही ऑप्शन सही हो रहा है, तो 20 का डी लगाइए, तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं हो सकता है। और ये मनोज की बात भी सही है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप। और डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। ऐसे निकाल लो, निकल तो ऐसे भी आएगा। अब ई नॉट सेल जो होता है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वैल्यू को ओवरऑल आंसर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तब भी आंसर सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो। अब देखो आ गई मेरी कन्नी झाड़ो रिएक्शन। देखो भैया, कैनिज़ारो रिएक्शन 21वां, कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट शोन बाई, ऐसा कौन सा बदतमीज कंपाउंड है जो कन्नी झाड़ो रिएक्शन नहीं शो करता है, कन्नी झाड़ो रिएक्शन शो नहीं करता है 21 वाले का। सी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, बधाई हो आप सभी लोगों को। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए। 21 का आंसर हो गया, 22 का आंसर का जवाब आप देने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। मुझे लगता है कि इधर तो कुछ होगा नहीं, इधर ही होगा, HCl निकल जाएगा, ये वाला Cl और ये वाला H निकल जाएगा, तो NHCO से आंसर एक ही लगा दूं, 22 का ए ही मार दूं, आगे देखूं ही नहीं, ऑप्शन ना देखूं। एक बात मेरी याद रखना सभी लोग, मैंने जब पेपर दिया था पीजीटी का, तो आपको बता देना चाहूंगा कि मैं हमेशा, मेरी आदत रहती है कि मैं पहले क्वेश्चन बनाता हूं और जो आंसर आता है उसको ढूंढता हूं। ठीक, आप लोग अक्सर क्या करते हैं कि आंसर जो दिए उनमें से अपना आंसर ढूंढते हो ना, उनमें से मत ढूंढो, उनमें अपना आंसर, अपना मन में आंसर सेट कर लो और जो आंसर आपका हो उस पर टिक कर दो। आप इनमें से लगाने की कोशिश करो, खतरा हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 23, 10 क्वेश्चन और हैं, 32 क्वेश्चन का सेट था आज ये। मैंने सोचा पहले दिन एकदम ज्यादा लंबी झोंक आपको नहीं दूंगा, पहले दिन आपको छोटी झोंक दूंगा, और कल से फिर मैं लगाऊंगा 150 क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा, 50, 60, 70 मैं ही करा दूंगा, बाकी आपके लिए दे दूंगा। ये वाली सीट भी मैं डाल दूंगा, लेकिन इसके आंसर नहीं डालूंगा। अब जो भी डालूंगा उसके आंसर नहीं डालूंगा, आंसर डिस्कशन करूंगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ बताएं आप, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। 23वें का जवाब आपका इंतजार कर रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से।
थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। दिमाग लगाइए, थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। उसके बाद नंबर इसका आना चाहिए, बी वाले का। यानी थर्ड सेकंड आंसर ढूंढिए, सेट हो जाएगा बचा हुआ अपने आप। डी। अब जागृति ने नकल कर ली खट से, बोले अनु सर ने बता ही दिया है कि थर्ड सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड। ये में ऑप्शन एक ही आ रहा है, एक ही आवत है आंसर, यही मारे लगाए हो जागृति तुम। चला ठीक है, 23 का बी बता रहे हो उमेश जी। उमेश जी 23 का बी बता रहे हो। जागृति, मनोज 3 बता रहे हैं। देखिए ये सेकंड और फोर्थ में आपको डाउट लग रहा है, सेकंड और फोर्थ में। पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है। हाँ 23 एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई बात नहीं, 23 एक्सप्लेन कर दिए, कर रहा हूँ, 23 को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्थ ही ऑप्शन है जागृति, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, ये मेटा पोजीशन पर COCH3 लगा, ये NH2 लगा है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी फोर्थ कंडीशन है ये फर्स्ट वाले से ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा लोन पेयर पर डिपेंड करती है, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा तो यही पॉसिबल है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल है। दूसरी चीज है, आपको एक चीज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाने की कंडीशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन देखो, यहाँ NH जुड़ा है, यहाँ NH जुड़ा है, तो इसका तो लोन पेयर खट से अंदर ही चला जाएगा, तो ये तो हटा ही दो, ये तो बिल्कुल ही गधा हो गया बेचारा, ये तो बिल्कुल गधा हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर बेंजीन में चला गया, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ये सबसे कमजोर। इसके बाद इसका लोन पेयर भी रिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, इसका भी लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों के नंबर में, लेकिन यहाँ एक सपोर्टिंग कंडीशन पॉसिबल है, तो इसलिए फोर्थ वाले को फर्स्ट वाले से पहले ले लिया, तो ये हो गया। बाकी इन दोनों में लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबिलिटी इसलिए ज्यादा रहेगी क्योंकि रिंग अकेला, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और OH ग्रुप लगने से क्या होगा कि इसका इन्वॉल्वमेंट रिंग में हो सकता है, खिंच सकता है, ये अंदर की तरफ पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ऐसा किया गया। तो फोर्थ ऑप्शन ही सबसे एक्यूरेट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको लगाना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब जो कोई इंसान देगा मैं समझ लूंगा वो राजा बेटा है, बेटी भी हो सकती है। 24 का जवाब जो कोई देगा, चौबीस का जवाब सीधा डायरेक्ट बताइए, ऑप्शन नहीं जाइएगा। चौबीस का नाम बताइए सीधा सीधा, 24 का सीधा सीधा नाम बताइए। दिया नहीं इसलिए 24 का नाम बताइए, ऑप्शन में ना जाइएगा। नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा आपको फिर। चौबीस का नाम बता पाएंगे? रिएक्शन यस, 24 का नाम बताइए सीधा सीधा। नहीं मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये कंपाउंड लिया मैंने, ये कंपाउंड ले लिया, इसको हम लोगों ने क्या काम किया, इसको करा दिया डाई मिथाइल एमीन से और DMF से करा दिया और हीट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हीट किया तो मुझे पहला कंपाउंड यहीं से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहीं से होगा रिप्लेसमेंट, ये HF निकल जाएगा, बाकी सब यहीं से जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दीजिए,
यहाँ NO2 लगा दी। अब इसका डाइएजोटाइजेशन पहले रिडक्शन कराइए, NaNO2 जो पहले रिडक्शन कराइए फिर डाइएजोटाइजेशन कराइए। तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि अगर मैं इसको कराता हूँ सिंपल सी कंपाउंड में, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कंपाउंड क्या बनना है, इसके बाद हीट करना है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यहाँ NH2 भी बना लीजिए, यहीं पर NH2 भी बना दीजिए तभी काम चलेगा। NH2 भी बना दीजिए, NH2 यहीं पर। इसके बाद कंपाउंड क्या बनेगा, इसके बाद आप कराइए डाइएजोटाइजेशन करा लीजिए NaNO2HCl डाइएजोटाइजेशन, और उसके बाद रिडक्शन फिर करा दीजिए। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है आपको, साइक्लो, ठीक है, ये कंपाउंड बनना चाहिए NCH3 CH3 N2Cl, ठीक है, N2Cl। बी कंपाउंड ए तो मिल गया, ए कंपाउंड तो यही होना चाहिए, डाइमिथाइल ऑक्सामाइड। सॉरी, एक मुझसे मिस्टेक लग रहा है ये हुई है कि अगर मैं डाइमिथाइलएमीन से रिएक्शन कराऊं DMF की उपस्थिति में, तो मुझे लगता है कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था NaNO2 पर, लेकिन डाइएजोटाइजेशन कराना पड़ रहा है, NH2 बनेगा तो यहाँ N2Cl बन जाएगा, और N2Cl के बाद फिर इसका रिडक्शन करा दोगे तो फिर यहाँ पर एक HCl फिर आ जाएगा। तो क्लोरो कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन मेरे हिसाब से फिर यहाँ पर ये होना चाहिए बी वाले का। एक बार आप लोग भी चेक करिएगा। मर्दन सिंह जी बताइए क्या ऑप्शन ये सही होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो ये कंपाउंड N2 बन के निकलेगा, HCl इतना ही आएगा कंपाउंड, यही कंपाउंड आएगा केवल, डाइएजोनियम तो नहीं बनेगा। क्योंकि अगर रिडक्शन इसका हो गया भाई, सेकंड स्टेप में रिडक्शन भी तो बता रहा है, ये रिडक्शन अगर करा दोगे तो एक तो हमारा एन डाइमिथाइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट के बाद रिडक्शन भी हुआ है, H2Ni भी हुआ है ना, H2Ni भी हुआ है, और H2Ni कराओगे तो ये N2 और HCl निकल जाएगा, केवल इतना ही कंपाउंड रह जाएगा, इसमें से इसकी पूंछ भी मिट जाएगी, ये कंपाउंड रहना चाहिए भी मेरे हिसाब से। देखिए मर्दन सिंह जी, बाकी और लोग, मनोज एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन कैसे बनेगा मनोज, एन डाइमिथाइल बेंजीन आना चाहिए। मनोज एक बार कंफर्म करो, ये आप जो बता रहे हो एन डाइमिथाइल एनिलीन तब बन सकता है जब नंबर 1 हम इसका कराएं रिडक्शन, और नंबर 2 पे कराएं BDC NaNO2 और HCl, तब बनेगा एन डाइमिथाइल एनिलीन। देखिए चेक करिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज डाउट हो हम लोग डिस्कशन करें, बढ़िया रहता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम द मोनोमर स्टार्ट्स बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस में पॉलीमर शायद नहीं है, फिर भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। 26 वाले पे आइए, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही सिलेबस में है और हो सकता है आए भी। जी जागृति, मर्दन, उमेश पटेल जी, स्मिता जी, 25 26 25 का ए सही है, ठीक है स्मिता गौतम, 25 का सही है ए। 26 बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, 26 बताइए। दौड़ना आपको है, दौड़ा मुझे रहे हो यार सब लोग, इतनी देर में तो टाइप कर डालो मत, फट 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 आंसर। 26 वाले का बताओ। 26 25 नहीं, 26 बताइए मर्दन सिंह जी, 26। 26 का थर्ड या 26 का सेकंड, ट्रिस वाला, ट्रांस वाला तो कभी नहीं हो पाएगा। ट्रिस इथाइलियन डायमंड कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, ये होगा आंसर, बी होगा। 26 का बी होगा मर्दन सिंह जी। चलिए ये आखिरी पेज, 32 क्वेश्चन का स्लॉट, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विल फाइनली गेट, आ सकता है क्वेश्चन, 27वां आ सकता है, ग्लूकोज मिलता है। चलिए ये छोड़ दीजिए,
ये वाला करिए, 29 वाला करिए, 29। A first order reaction is 50% completed in इतना, how much time would it take to for 100% completion? NCERT, इसके आगे लिखे दे रहा हूँ NCERT, वहीं से उठाया गया है कुछ। फिफ्टी % कंप्लीटेड, इतना टाइम, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई है, ये हाफ लाइफ हो चुकी है, तो के निकल आएगा। जब के निकल आएगा तो बाकी निकाल ही लोगे, आंसर निकाल लोगे 29 का सब लोग। 29 का डी लगा दिया ऑप्शन पहले ही। रश्मि कैसे किया, क्वेश्चन डी पहले ही लगा दिया तुमने, इनफाइनाइट होगा। ठीक, चलिए 32 बताइएगा। 32, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन को उल्टा चलना है, 32 से ऊपर चलेंगे जी। देखिए ट्राइब्रोमोबेंजीन है, उल्टा चलते तभी आंसर मिलेगा। ट्राइब्रोमोबेंजीन ये कंपाउंड है, ये इसके साथ बॉयल करने से मिला है, तो किसको बॉयल करें ये, यानी कि कौन सा ग्रुप है जो C2H5OH के साथ में जब कराओ तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पढ़ाया था मैंने N2Cl है, क्योंकि इसी से बन के आया होगा ये, और N2Cl हमेशा तभी बनता है जब यहाँ एनिलीन रहा होता है। तो यहाँ पर बाकी तो सब सेम रहेंगे, Br, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, लेकिन यहाँ NH2 रहा होगा, NH2, और ये NH2 किसके ब्रोमिनेशन से, एनिलीन के ब्रोमिनेशन से बना होगा। तो अब करना क्या है, X क्या है, X तो एनिलीन हो गया, फिर D हो गया ऑप्शन, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड अप ऑफ पॉलीमर, ये हटा दो, ये हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी। फ्लक्स ये भी हटा दीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने एक सेट तैयार किया था 32 क्वेश्चंस का, जो आपके सामने रखा। इसमें से 6 क्वेश्चन मान लीजिए कि हम लोगों ने नहीं किए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस किए हैं। तो ये पेपर मैं सेट इस पे अपलोड कर दूंगा, इसको करिएगा। बाकी चीज आपको बता देना चाहूँगा कि कल अब हम लोग पूरा स्लॉट लेकर के बैठेंगे। 50 मैं कराऊंगा, 50 यहीं कराऊंगा, 50 आपके लिए दूंगा। 100 का स्लॉट हमारा रहेगा, टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे कल के दिन पे, ठीक है। चलिए जी बताइए, स्मिता गौतम बताओ। नाराज हो क्या स्मिता? हेलो, हाँ स्मिता, नाराज हो क्या भाई? हेलो हेलो सर। बोलिए बोलिए स्मिता जी बोलिए। सर मैं ये रिक्वेस्ट सर, ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा ख्याल सर पहले फिजिकल केमिस्ट्री कर लेते, फिर ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक इस टाइप की सर, तो थोड़ा पार्टीशन हो जाएगा तो रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। देखिए एक्चुअली में स्मिता जी और कोई बात नहीं, समय नहीं है। अगर मैं चाहूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, आपकी तमन्ना पूरी करूंगा कि एक दिन मैं फिजिकल करा दूंगा, एक दिन फिजिकल करा दूंगा, एक दिन आपकी ऑर्गेनिक करा दूंगा, एक दिन इनऑर्गेनिक करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक पूरा पेपर सेट करा दे रहा हूँ, कर दूंगा, आपकी तमन्ना पूरी करूंगा। चलिए कल ऐसा कर लीजिए, सब लोग कल ऐसा करिए, सभी लोग फिजिकल करिए, कल फिजिकल फुल करिए आप। सर फिर वो भला ही आप लोग करा दीजिए। नहीं ठीक है, ठीक जी। चौधरी जी, चौधरी जी बोलिए। पर कार्बोकैटायन का एक प्रश्न है सर। हाँ इसमें एक दिया है टर्सरी कार्बोकैटायन दिया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन 3 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। और दूसरा दिया सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिया है, एक तरफ C2H5 लगा है, एक तरफ C6H5 लगा हुआ है। ठीक, तो जिसमें C6H5 लगा है उसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। पर 3 डिग्री नहीं होगा? नहीं, जिसमें फिनाइल लगा होगा सबसे पहले होता है ट्राईफिनाइल, उसके बाद डाईफिनाइल, फिर आपका बेंजाइल, और उसके बाद आता है टर्सरी। ठीक है। पर एक प्रश्न और है सर इसमें।
दिया है among the given cations the most stable carbonium ion। तो इसमें पर दिया है तो ये TRITYL टर्टिल करके दिया है, ये क्या है? ये टर्सरी दिया होगा, एक्चुअली में हमें लगा टर्टियल कर दिया है उन्होंने, हाँ, टर्सरी लिखा होगा सर ये। पर इसमें दिया है सेकेंडरी ब्यूटिल दिया है, टर्सरी ब्यूटिल दिया है, नॉर्मल ब्यूटिल दिया है, नॉर्मल पेंटिल दिया है, एक दिया यही दिया है TRITYL, यही दिया है, ये क्या है? टेरिटिल, अच्छा टेरिटाइल समझ गए, आपको टेरिटाइल समझ गए हैं। जियोफिल टेरिटाइल, पर हाँ आप समझ, है जियोफिल का जो है। हम समझ गए। ये टेरिटाइल जो ग्रुप होगा, इसमें एक बेंजीन के साथ में CH3 अलग से लगा रहता है, वो चीज कहलाती है। आपको इसका मुझे फोटो भेजिए, मुझे याद तो है, लेकिन अगर मैं देख लूंगा तो ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि वही क्वेश्चन है ये जो मैंने बनाया था। ठीक है, जी जी जी, आप भेज दीजिए, मैं रिप्लाई अभी हाथ के हाथ कर दूंगा। ठीक, चलिए। अच्छा सर, ऐसा है, कल मैं फिजिकल के क्वेश्चन लगवाऊंगा, और सुन लीजिए सभी लोग दोबारा, कल फिजिकल, परसों इनऑर्गेनिक, परसों ऑर्गेनिक, नरसों इनऑर्गेनिक। ठीक है, उसके बाद फिर हम फुल क्वेश्चन कराएं, जैसा कि स्मिता कह रही थी, बात भी इनकी ठीक है कि एक एक स्लॉट कवर हो जाएगा। कल हम सब लोग फिजिकल के क्वेश्चन करेंगे, और फिजिकल में जितने भी चैप्टर, सबके 10-10, 12-12 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। ठीक है, डन है, रेडी है, मैसेज मारिए जल्दी से मैसेज मारिए। कल फिजिकल तैयार हो जानी चाहिए हम लोगों की। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड नाइट।